मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को दुनिया भर में उसकी भव्यता और सेवा के लिए जाना जाता है, लेकिन इस ऐतिहासिक इमारत की चमक धमक के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है जिसे समय के साथ भुला दिया गया। अतीत का यह हिस्सा इतना भयानक है कि जो इसे जानने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। यह कहानी अर्पिता शर्मा की है, जो एक इतिहासकार है। उन्हें ताज होटल के पुराने हिस्से से जुड़े रहस्यों पर शोध करने का काम सौंपा गया है। लेकिन जैसे जैसे अर्पिता इस गहरे रहस्य को उजागर करती है, उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली है। वैसे दोस्तों, यह कहानी इंडिया के टॉप हॉरर प्लेस में से एक यानी ताज होटल के आने वाले हैं, इसलिए बिना कहानी में इंटरफेयर किया जल्दी से जो भी नहीं भाई इस चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो। तो चलिए अब जल्दी से गाने स्टार्ट करते हैं। साल 1920, ताज होटल। रात का समय था। होटल की तीसरी मंजिल पर एक शानदार बॉलरूम पार्टी चल रही थी। वहां ब्रिटिश अधिकारियों और अमीर भारतीय व्यापारियों का जमावड़ा था। अचानक बॉलरूम के झूमर के नीचे खड़ी एक महिला ने चीखते हुए कहा, यह जगह श्रापित है, यहां किसी को शांति नहीं मिलेगी। महिला के यह कहते ही झूमर टूटकर नीचे गिर गया और वहां खड़े कई लोग मारे गए। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। होटल ने इसे भूतिया हिस्सा घोषित कर दिया। धीरे धीरे इस घटना को लोगों ने भुला दिया। अर्पिता शर्मा को ताज होटल के इतिहास पर एक पुस्तक लिखने का काम सौंपा गया। होटल प्रबंधन ने उन्हें एक पुरानी डायरी सौंपी, जिसमें होटल के निर्माण और शुरुआती वर्षों की कुछ घटनाएं दर्ज थीं। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां अतीत की आत्माएं अब भी मौजूद हैं। अर्पिता ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ किसी पुराने कर्मचारी की बकवास है। शोध के दौरान अर्पिता ने पाया कि तीसरी मंजिल को कई दशकों से बंद रखा गया है। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। एक रात अर्पिता ने होटल के मैनेजर विक्रम से पूछा, क्या तीसरी मंजिल सच में बंद है और क्यों? विक्रम ने डर भरी आवाज में कहा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। उस मंजिल पर जाने वाले लोग या तो पागल हो जाते हैं या गायब। लेकिन अर्पिता को यह बात और ज्यादा उत्सुक कर गई। अगली रात अर्पिता ने तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। होटल का पुराना हिस्सा बेहद शांत और डरावना था। जैसे ही उन्होंने बंद दरवाजे को धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। अंदर की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, ब्रिटिश काल के दौरान की। लेकिन उन तस्वीरों में कुछ अजीब था। हर तस्वीर में एक महिला खड़ी थी जो सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। अर्पिता ने ध्यान से देखा। महिला का चेहरा किसी जीवित इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तस्वीरों के पास खड़ी अर्पिता को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अर्पिता वापस अपने कमरे में लौटी और होटल से मिली डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि डायरी का एक पन्ना जल चुका था, लेकिन उसके पीछे की लिखावट अभी भी दिखाई दे रही थी। वह महिला जो झूमर के नीचे मरी थी, उसने इस होटल को श्राप दिया। जब तक उसका सच उजागर नहीं होगा, तब तक यह श्राप जारी रहेगा। अर्पिता को अब यकीन हो गया कि इस होटल का अतीत बहुत गहरा और डरावना है। अर्पिता को डायरी में लिखे कुछ संकेतों के आधार पर पता चला कि ताज होटल के तहखाने में एक गुप्त सुरंग है जो समुद्र के नीचे से होकर गुजरती है। इस सुरंग का इस्तेमाल ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया जाता था। अर्पिता ने विक्रम से इस बारे में पूछा। विक्रम ने साफ मना कर दिया, मैम, यह सिर्फ एक अफवाह है, कृपया इन बातों में न पड़ें। लेकिन अर्पिता ने खुद उस सुरंग को खोजने का फैसला किया। अर्पिता ने होटल के पुराने हिस्से के तहखाने में प्रवेश किया। वहां धूल और जाले फैले हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखा जो समुद्र की ओर खुलता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर एक पुरानी नाव मिली। अचानक पानी की लहरों के बीच एक परछाई दिखाई दी। वह वही महिला थी जो तस्वीरों में थी। महिला ने अर्पिता की ओर इशारा किया और कहा, तुम मेरे सच को उजागर नहीं कर सकती। जो ऐसा करेगा वह मरेगा। अर्पिता डर से कांपने लगी।
वह किसी तरह वापस अपने कमरे में भागी। अगले दिन अर्पिता ने पता लगाया कि होटल के मालिक जमशेदजी टाटा के साथ इस महिला का कोई गहरा संबंध था। लेकिन वह महिला कौन थी और उसने होटल को श्राप क्यों दिया? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो बॉलरूम की गुप्त दीवार को खोलो, वहां तुम्हें मेरा सच मिलेगा। अर्पिता ने विक्रम को साथ लिया और बॉलरूम की दीवार को खोलने का फैसला किया। दीवार के पीछे एक कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, तस्वीरें और खून से सना एक कपड़ा रखा हुआ था। अचानक कमरे में हलचल हुई, दीवारों से खून रिसने लगा। वही महिला प्रकट हुई और चीखते हुए बोली, तुमने मेरा घर छीना, अब तुम्हारी बारी है। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने डर के मारे अर्पिता का हाथ पकड़ा और कहा, यहां से भागो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। कमरा हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं। अर्पिता ने कमरे में एक और सुराग देखा, एक पुरानी घड़ी जो 3:15 पर रुकी हुई थी। घड़ी का यह समय और महिला का अतीत दोनों किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि अर्पिता कुछ समझ पाती, दीवारों से निकली आग ने पूरे कमरे को घेर लिया। अर्पिता और विक्रम किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन अर्पिता ने महसूस किया कि उनके हाथ में घड़ी का वह टूटा हुआ हिस्सा रह गया था। घड़ी पर खून से लिखा हुआ था, यह अंत नहीं है, यह बस शुरुआत है। घड़ी का वह हिस्सा अर्पिता के पास था और वह उस पर गहराई से शोध करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। वह खून से लिखे शब्दों को ध्यान से देख रही थी जब अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। उनके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही महिला थी जिसे अर्पिता ने सुरंग में देखा था। उसके पास खड़ी एक घड़ी का समय भी 3:15 दिखा रहा था। नीचे लिखा था, तीसरी मंजिल पर समय थम चुका है, उस समय को फिर से चलाओ और सच तुम्हारे सामने होगा। अर्पिता ने अगले दिन होटल के मैनेजर विक्रम से इस बारे में बात की। विक्रम ने बताया, घड़ी का यह समय सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह वह समय है जब उस महिला की मौत हुई थी। लेकिन किसी ने कभी नहीं बताया कि यह महिला कौन थी। विक्रम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैडम, आपको यह सब छोड़ देना चाहिए। मैंने कई लोगों को यह सच खोजने की कोशिश करते देखा है, वे या तो गायब हो गए या फिर पागल हो गए। लेकिन अर्पिता ने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्पिता को लगा कि घड़ी के रुकने और महिला की आत्मा के बीच कोई गहरा संबंध है। उन्होंने स्थानीय घड़ी साज दीनानाथ से मदद मांगी। दीनानाथ ने घड़ी का निरीक्षण करते हुए कहा, यह घड़ी सामान्य नहीं है, इसमें एक छुपा हुआ तंत्र है जो इसे किसी विशेष घटना के साथ जोड़ता है। अगर इसे सही समय पर फिर से चालू किया जाए तो शायद आप उस घटना को देख सकेंगे। अर्पिता ने पूछा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? दीनानाथ ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको इसे उसी जगह पर ले जाना होगा जहां यह रुकी थी। अर्पिता ने विक्रम को मनाया और वे तीसरी मंजिल पर वापस गए। इस बार वह जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर दरारें थीं और अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अर्पिता ने घड़ी को बॉलरूम के बीचों बीच रखा और उसे चालू किया। जैसे ही घड़ी की सुई 3:15 पर पहुंची, बॉलरूम का पूरा माहौल बदल गया। अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। अर्पिता और विक्रम ने देखा कि उनके सामने एक पार्टी चल रही थी। यह वही बॉलरूम था, लेकिन यह साल 1920 का समय था। वहां ब्रिटिश अधिकारी, अमीर व्यापारी और वह रहस्यमयी महिला भी मौजूद थी। महिला का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। अर्पिता ने देखा कि वह किसी ब्रिटिश अधिकारी के साथ बहस कर रही थी। महिला चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें और तुम्हारे होटल को कभी माफ नहीं करूंगी। अचानक वह अधिकारी महिला को धक्का देता है और वह झूमर के नीचे गिर जाती है। झूमर टूटकर गिरता है और महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। अर्पिता ने समझा कि यह महिला माधुरी नाम की एक कलाकार थी, जिसे होटल के एक ब्रिटिश अधिकारी ने धोखा दिया था। माधुरी होटल में अपनी कला प्रदर्शनी लगाने आई थी, लेकिन अधिकारी ने उसकी कला को नष्ट कर दिया और उसे बदनाम कर दिया। माधुरी ने अपमान और धोखे से आहत होकर होटल को श्राप दिया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। जैसे ही दृश्य खत्म हुआ, घड़ी अपने आप बंद हो गई, लेकिन इस बार उसमें एक नया संदेश उभरा।
समुद्र के नीचे उसका न्याय छिपा है, उसे वापस लाओ। अर्पिता और विक्रम ने समझा कि अब उन्हें फिर से तहखाने में जाना होगा। समुद्र के नीचे की सुरंग में शायद कुछ ऐसा है जो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। जब वे सुरंग में पहुंचे तो उन्हें एक पुराने लोहे के बक्से का पता चला। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, अंदर एक खोपड़ी और कुछ कागजात थे। कागजात में लिखा था, जो भी मेरे सच को उजागर करेगा उसे मेरी पीड़ा सहनी होगी, न्याय अब भी अधूरा है। अचानक सुरंग के चारों ओर पानी भरने लगा। एक परछाई फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरा अतीत देख लिया, अब देखो मेरा भविष्य क्या करेगा। सुरंग में पानी का स्तर बढ़ने लगा। अर्पिता और विक्रम किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। लेकिन जब अर्पिता अपने कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि घड़ी अब 3:15 पर नहीं रुकी थी। घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी थी, लेकिन अब उनका समय उल्टा चल रहा था। घड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, तुमने मुझे जगा दिया, अब मेरी कहानी शुरू होती है। तुमने मुझे जगा दिया, अब मेरी कहानी शुरू होती है। घड़ी की उल्टी सुइयों ने अर्पिता के मन में डर और जिज्ञासा पैदा कर दी। विक्रम ने अर्पिता से कहा, यह सही नहीं है, आपको इस घड़ी और माधुरी के श्राप से दूर रहना चाहिए। हम इस रहस्य को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अर्पिता ने जवाब दिया, यह सिर्फ एक श्राप नहीं है विक्रम, यह एक इतिहास है जिसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर माधुरी न्याय चाहती है तो मुझे उसे पूरा करना होगा। घड़ी के उल्टा चलने का मतलब था कि समय पीछे की ओर जा रहा था। माधुरी के अतीत की हर घटना अब सामने आ सकती थी। अर्पिता ने तय किया कि उन्हें सुरंग और लोहे के बक्से के बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। वे विक्रम के साथ फिर से तहखाने में गईं। इस बार अर्पिता ने ध्यान दिया कि सुरंग में बक्से के पास दीवार पर कुछ पुराने प्रतीक अंकित थे। प्रतीकों का मतलब था, जिनकी आत्मा भटक रही है उनका न्याय तभी होगा जब समय का दरवाजा खोला जाएगा। अर्पिता को समझ में आया कि समय का दरवाजा उसी जगह छिपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए किसी अनोखी कुंजी की आवश्यकता थी। जब अर्पिता ने ध्यान से घड़ी को देखा तो उसकी पिछले हिस्से में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की। दरार के अंदर एक धातु की चाबी थी। चाबी पर लिखा था, सागर के गर्भ में अतीत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चाबी का उपयोग समुद्र के अंदर स्थित उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने के लिए करना था जिसके बारे में सुरंग ने इशारा किया था। अर्पिता ने एक समुद्री अन्वेषण विशेषज्ञ कैप्टन मोहित की मदद ली। कैप्टन मोहित ने कहा, यह समुद्र का हिस्सा खतरनाक है। यहाँ कई डूब चुकी नौकाओं और रहस्यमयी घटनाओं के किस्से हैं। क्या आप वाकई वहां जाना चाहती हैं? अर्पिता ने दृढ़ता से कहा, अगर मैंने यहां तक का सफर तय किया है तो अब पीछे नहीं हट सकती। समुद्र के गहरे हिस्से में जाते ही अर्पिता, विक्रम और कैप्टन मोहित को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पानी के नीचे उन्हें एक पुराना डूबा हुआ जहाज मिला। जहाज के अंदर वही महिला की आकृति दिखी। उसने इशारा किया और उनके सामने एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर वही प्रतीक अंकित थे जो सुरंग में दिखे थे। अर्पिता ने चाबी दरवाजे में डाली। जैसे ही दरवाजा खुला, समुद्र का सारा पानी शांत हो गया। दरवाजे के पीछे एक खाली कमरा था और कमरे के बीचों बीच माधुरी का खून से सना स्केचबुक रखा था। स्केचबुक में माधुरी ने अपनी कहानी चित्रों और शब्दों के माध्यम से दर्ज की थी। माधुरी एक बेहतरीन कलाकार थी जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने मुंबई के अमीर वर्ग का हिस्सा बनने के लिए ताज होटल में आमंत्रित किया। लेकिन होटल के मैनेजर ने उसकी कला को ठुकरा दिया और उसकी पेंटिंग्स जला दी। उसने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे बदनाम कर दिया और झूठे आरोप लगाकर उसे शर्मिंदा किया। माधुरी ने गुस्से और दर्द में होटल को श्राप दिया और उसकी मौत का कारण बने ब्रिटिश अधिकारी को कभी भी शांति नहीं मिली। स्केचबुक के अंत में लिखा था, जब तक मेरे श्राप को नष्ट करने के लिए मेरी कला वापस नहीं लाई जाएगी, ताज होटल कभी शांति नहीं देखेगा। जैसे ही अर्पिता ने स्केचबुक उठाई, पूरा समुद्र हिलने लगा। एक बार फिर माधुरी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरा अतीत देख लिया है, लेकिन मेरा न्याय अधूरा है। अगर तुम मेरी कला को दुनिया के सामने नहीं लाती तो यह श्राप हमेशा के लिए बना रहेगा। अर्पिता और टीम ने किसी तरह समुद्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन जैसे ही वे होटल वापस पहुंचे
होटल का माहौल और भी भयानक हो चुका था। तीसरी मंजिल से आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर खून के निशान थे। घड़ी अब फिर से 3:15 पर रुकी हुई थी। अर्पिता ने महसूस किया कि उन्हें माधुरी की पेंटिंग्स को दोबारा बनाना होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए एक गहरी कुर्बानी देनी होगी। अर्पिता ने अपनी रिसर्च जारी रखी, लेकिन अगली सुबह जब विक्रम उनके कमरे में पहुंचे तो अर्पिता गायब थी। उनके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, समय ने तुम्हें चुना है, अब मेरी कहानी तुम्हारी आत्मा से पूरी होगी। विक्रम अर्पिता के गायब होने से भयभीत थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्केचबुक और घड़ी को ध्यान से देखा और पाया कि घड़ी के उलटे चलने का मतलब था कि अर्पिता किसी भूतकाल में खींच ली गई थी। घड़ी पर एक नया संदेश उभरा, तीसरी मंजिल पर समय को पलटने का उपाय छुपा है। विक्रम ने स्केचबुक के आखिरी पन्ने पर एक कोड देखा। कोड एक गुप्त कमरे का पता देता था जो होटल के तीसरी मंजिल पर स्थित था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। अंधेरे और अजीब आवाजों के बीच वह उस कमरे तक पहुंचे। यह कमरा होटल के इतिहास से अलग थलग रखा गया था। दरवाजे पर वही प्रतीक बना था जो माधुरी की स्केचबुक और सुरंग में देखा गया था। दरवाजा खोलते ही उन्हें माधुरी की अधूरी पेंटिंग्स और एक विशाल शीशा मिला। शीशे पर अर्पिता की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। अर्पिता ने शीशे के पार से कहा, मुझे यहां से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, माधुरी की अधूरी कला को पूरा करना। लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह आत्मा मुझ पर काबू पा रही है। विक्रम को स्केचबुक में माधुरी की अधूरी पेंटिंग्स को पूरा करने का निर्देश मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कोशिश शुरू की, कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारें हिलने लगीं, माधुरी की परछाई चारों ओर घूमने लगी। विक्रम ने आखिरी पेंटिंग खत्म की जो माधुरी की आत्मा को शांति दे सकती थी। ये वही पेंटिंग थी जो उसके श्राप का कारण बनी थी। लेकिन इस प्रक्रिया में विक्रम की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, कमरे में अचानक शांति छा गई। शीशा टूट गया और अर्पिता जमीन पर गिरी, लेकिन पेंटिंग से माधुरी की आत्मा प्रकट हुई। उसने विक्रम और अर्पिता को देखा और कहा, तुमने मेरी कहानी पूरी की, लेकिन यह श्राप मेरे साथ खत्म नहीं होगा। समय के साथ जुड़े इस खेल ने तुम दोनों को भी मेरी कहानी का हिस्सा बना दिया है। माधुरी की आत्मा गायब हो गई और घड़ी की सुइयां सामान्य रूप से चलने लगी। अर्पिता और विक्रम ने महसूस किया कि श्राप का बोझ अब माधुरी की आत्मा से हटकर ताज होटल के इतिहास का हिस्सा बन गया था। होटल में फिर से शांति थी, लेकिन घड़ी जो पहले उल्टी चल रही थी अब आगे बढ़ने के बजाय रुक रुक कर थम जाती थी। अर्पिता ने विक्रम से कहा, हमने एक श्राप को खत्म किया, लेकिन समय ने हमें इसमें कैद कर दिया। यह कहानी खत्म नहीं हुई है। वैसे दोस्तों, मैं चाहूं तो इस गाने को और भी डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन मेरे को लगा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, इसीलिए आधी कहानी को पार्ट 2 के लिए बचा कर रखा है, ताकि मैं यह भी जान पाऊं कि आखिरकार कौन कौन मेरे दोस्त इस कहानी को एंडिंग तक देखते हैं और मुझे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि अगली कहानी और भी इंटरेस्ट होने वाली है। धन्यवाद।